दो खास मेहमान मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अजीत राय है, जो कि कांग्रेस के नेता। आपका स्वागत है टीवी 100 पर। खेमचंद शर्मा है, प्रवक्ता बीजेपी है, आपका भी स्वागत है सर टीवी 100 पर। और सबसे पहले मैं खेमचंद शर्मा जी आपके पास आऊंगी। खेमचंद शर्मा जी, ये कहा जा रहा था आपकी तरफ से विपक्ष कमजोर है, कमजोर है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अब मोर्चा संभाल लिया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती देने वाला उत्तर प्रदेश में। देखिए, हम तो कहते थे कि विपक्ष जो है भटका हुआ है, वो जो राष्ट्र और प्रदेश और जनता के जो हित की बात है वो नहीं करता, वो अपने हित की बात कर रहा है। वो ऐसी राजनीति करता है जो सार्थक राजनीति नहीं है। तो आप बंगाल की तैयारी, असम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने हित की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम बंगाल में जो बात कर रहे हैं, बंगाल के हित की बात कर रहे हैं, बंगालियों के हित की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो डेवलपमेंट नहीं हुआ उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो किसानों की जो समस्या है उसकी बात कर रहे हैं। और हम जो उचित चीजें हैं उस पर दीदी का साथ हमने पहले भी दिया और अब भी देने को हम तैयार हैं। लेकिन जो बंगालियों का हक है, जिसको दीदी ने मारा है या दीदी वहाँ पे उसको छीनने में लगी हुई है, उसको हम दिलवाने में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में तो क्या विपक्ष को फिर दूसरी तरीके से क्यों देख रहे हैं आप? जब वो तैयारी कर रहे हैं, पंचायत चुनाव हो चाहे 2022 का चुनाव हो, तो अपने तरीके से क्यों देख रहे हैं? जनता के हित में तो विपक्ष अगर आगे बढ़ रहा है तो। फातिमा जी, तैयारी करने का हक सभी को है, हमारे विपक्षियों को भी है, लेकिन वो सार्थक राजनीति करें तो उससे देश का भी भला होगा, प्रदेश का भी भला होगा। अगर हम कुछ गलत काम कर रहे होंगे तो हमको भी एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट मिलेगी। लेकिन विपक्ष अनगल बातें करें, नेगेटिव बातें करें तो वो ना देश के लिए उचित है, ना समाज के लिए उचित है, ना देश के लिए, ना ही उनके लिए भी उचित है। तो आप देखेंगे इनकी जो नेगेटिव राजनीति थी उसी की वजह से कांग्रेस लगातार धरातल में जाती जा रही है। अगर वो कंस्ट्रक्टिव राजनीति करे तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2 से 303 का आंकड़ा प्राप्त किया, वैसे ही कांग्रेस भी रिवाइव कर सकती है। लेकिन उनको कंस्ट्रक्टिव राजनीति करनी पड़ेगी, जनता की राजनीति करनी पड़ेगी। एक परिवार के प्रति जो उनका मोह है, एक परिवार के प्रति उन्होंने जो सरेंडर किया हुआ है, उसको छोड़ना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के लोगों को उनको नेता बनाना पड़ेगा। अगर वो जनता के लोगों को नेता बनाएंगे, जनता के बीच में से लोगों को नेता बनाएंगे, तो शायद उनका भला हो सकता है। चलिए ठीक है, आपका ये कहना है कि जनता के हित में भी जो भी करें, जनता के हित में करें तभी उनका भला होगा। अजीत राय जी कुछ जवाब देंगे? क्या पूर्वांचल में एक ही चेहरा बचा है, प्रियंका गांधी वाड्रा, सिर्फ वही देखेंगी सारी चीजें? नमस्कार फातिमा मैडम, और आपके माध्यम से मैं टीवी 100 के सभी दर्शकों का भी नमस्कार करता हूँ। आज जो आपने विषय रखा है कि आपके जो विषय का जो सारांश है और आपने जो पढ़ा इस बात से, इससे यही लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अब आज के समय में जब बीजेपी के सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में सभी को अगर किसी से उम्मीद है एक अच्छे शासन की और किसी भी प्रकार के एक उत्तर प्रदेश को बेहतर रास्ते पर ले जाने की अगर किसी से उम्मीद है, तो वो एकमात्र आज के समय में उम्मीद है प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। इससे आप भी कहीं इतर नहीं है। और आपने जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत की, अब मैं आता हूँ इस समय जो आपका मुद्दा है आज का। उत्तर प्रदेश में होली के तुरंत बाद ही संभवतः जो है चुनाव पंचायत की जो तारीखें हैं उसकी घोषणा हो जाएगी। त्रिस्तरीय चुनाव जो ये होने जा रहे हैं पंचायतों के, उसमें उत्तर प्रदेश की जो प्रदेश इकाई है उसके जो अध्यक्ष हैं अजय लल्लू जी और पूरी कांग्रेस पार्टी इन चुनावों को पूरी गंभीरता के साथ लड़ेगी। और हम गांव, खेत खलिहान, किसान, गरीब, मजदूर, दलित, वंचित, पिछड़े, उन सब की आवाज को जो पिछले 4 सालों में जिस तरीके से इस सरकार में दबाया गया है, जिस तरीके से सत्ता के, न केवल सत्ता के संरक्षण में बेटियों के ऊपर लगातार अत्याचार हुए हैं, बल्कि अत्याचार करने वाले खुद सत्ता में शामिल हैं। ऐसे दौर में जब जो सरकार एक हर 5 साल में 70 लाख रोजगार के दावे करती है और 4 साल में मात्र 4 लाख रोजगार दे पाती है, ऐसे समय में जब गाँव में कुटीर उद्योग जो है, लघु उद्योग हैं, जो सूक्ष्म जो उद्योग हैं, वो सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर हैं। ऐसे माहौल में अगर किसी को सरकार से उम्मीद है, इस सरकार से तो उम्मीद है नहीं, अगर किसी से उम्मीद है तो कांग्रेस पार्टी से है और प्रियंका गांधी जी से उम्मीद है। और इसीलिए हम लोग चाहे नदी अधिकार यात्रा हो, संगठन सृजन कार्यक्रम हो, एक एक करके हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं और जनता की आवाज को सुन रहे हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये तो खेमचंद शर्मा जी का कहना है कि जनता के लिए नहीं है, खुद के लिए है जो कुछ हो रहा है, कांग्रेस कर रही है। दरअसल जब खेमचंद जी या जो बीजेपी के कोई भी साथी जब इस बात को कहते हैं तो दरअसल वो इस बात को अपनी ओर इंगित करते हैं। जैसा हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है, जिस तरीके से देश में हर क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है, सब कुछ बेचने की ओर, सारी नौकरियां खत्म करने की ओर,
सारे रोजगार की संभावनाएं खत्म करने की ओर है, और सिर्फ अपने और अपने चंद पूंजीपति मित्रों को जो एक सब कुछ दे देने की जो उनकी एक लगातार शैली है, तो वो उसी मानसिकता में वो जीते हैं और वही उन्हें याद रहता है। दरअसल राजनीति वास्तव में सिर्फ लोक कल्याण के लिए होती है, और कांग्रेस इस बात को समय समय पर स्थापित करती रही है और आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। खेमचंद शर्मा जी, चाहे जो भी हो, किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों के बीच भी जाएंगी, संवाद भी करेंगी, और ये पंचायती चुनाव है जो उत्तर प्रदेश में, वो आपके लिए एक चुनौती भरा चुनाव हो सकता है, क्योंकि एक तरफ कई किसान नेता इस पंचायत चुनाव में उतर रहे हैं, दूसरा उत्तर प्रदेश का कई ऐसा जिला जहां पर आपके एमपी भी गए हो, सांसद भी गए हो, वहां पर किसानों ने नकार दिया साफ तौर पर, गांव में एंट्री नहीं दिया। तो ऐसे में कैसे जीत पाएंगे आप पंचायत चुनाव? ये चुनौती भरा नहीं है आपके लिए? देखिए, जनता जानती है कि कांग्रेस के राज में उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। वो मोदी जी हैं जो पीएम किसान के माध्यम से सीधा किसानों को लाभ प्राप्त करवा रहे हैं। वो मोदी जी हैं जिनकी वजह से आज किसानों को महाजन के पास कर्ज लेने के लिए नहीं जाना पड़ता, बैंकों से उनको आसानी से और कम ऋण पे, कम ब्याज पे उनको ऋण मिल रहा है, और उसका भी जो लक्ष्य है 15.5 लाख करोड़ कर दिया गया है, ताकि हमारे किसानों को जितना पैसा चाहिए वहां से मिल सके। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ भूमि वाले किसान नहीं, बल्कि जो पशुपालन करते हैं उनको भी इस दायरे में लाया गया है, ताकि उनको भी महाजन के पास न जाना पड़े, वो भी बैंक से ऋण लेके अपना काम कर सकें। तो किसानों को पता है, और ये मोदी सरकार है जिन्होंने किसान कह रहा है नेता हो पंचायत चुनाव में जो भी आए, जो भी जीते प्रत्याशी, वो सिर्फ किसान का होना चाहिए, ना कांग्रेस का होना चाहिए, ना बीजेपी का होना चाहिए। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में अधिकतर जो नेता है, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, सब किसान परिवारों से आते हैं। मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, और हम किसानों के दुख दर्द को समझते हैं। इसीलिए तेजी से जो 70 साल में नहीं हुआ, वो 6 साल में मोदी जी ने किया कि किसान की हमें जो लागत को कम करना है, किसान को हमें 150 से 250 गुना हमें उनकी जो लागत है उससे ऊपर हमें उनको पैसा प्रोवाइड करना है, ताकि उनको कुछ बचत हो सके और अच्छी बचत हो सके, और हम किसान की आय को लेकिन क्या खेमचंद शर्मा जी, क्या किसान इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है? किसान तो आप पर सीधा आरोप लगा रहा है, किसान खुशहाल ही नहीं हुआ है आपके कार्यकाल में, और यही वजह है कि देखिए बॉर्डर में जाके बैठा हुआ है। फातिमा जी, आप देखेंगे हमारे यहाँ पे 12 से 13 करोड़ किसान परिवार है, मतलब 55 से 60 करोड़ किसान परिवार है। आंदोलन की पीक में भी कितने लोग थे? लाखों के आसपास होंगे, इससे भी ज्यादा तो थे नहीं। आज जब किसानों ने उनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि किसानों को पता है कि उनका जो असली हित है वो तो मोदी जी हैं, तो अब आप देखेंगे वो नेता अब राजनीतिक मंचों पे जा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। अब आप अगर गांव में जाएंगे, किसानों के बीच में बैठेंगे, किसान हित में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा किसान को चिंता है कि ये लोग मोदी जी को गांव में आप लोग भी तो जा रहे हैं, क्या किसान आप लोगों को घुसने दे रहे हैं? उनको सहायता मिल रही है उसको बंद करवाना चाहते हैं। देखिए, हम जा रहे हैं और हमें घुसने भी दे रहे हैं, हमें लोग घुसने भी दे रहे हैं, हमसे बात भी करने दे रहे हैं। मैं आज फिर से मथुरा में, मैं भी गाँव में विजिट करूंगा, और गांव में लोग इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन कुछ गांव में जहां पे इन लोगों ने अपने लोगों को बैठाया हुआ है, या ऐसे लोगों को बैठाया हुआ है कि जिनको मीडिया में आपको हाईलाइट करना है या इवेंट क्रिएट करना है, वहां पे ही ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ज्यादातर जो यूपी के गांव हैं, आप कहेंगे 99% गांव में यूपी में लोगों को बुलाया जा रहा है, किसानों को किसान जो है हमारे नेताओं को बुला के इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, हम लोग बात करेंगे, और हमें ये बिल पसंद आ रहे हैं, और वो सजेशंस भी दे रहे हैं। कहाँ पर सर? कौन से गांव में, किस जिले में? आपको आपके टीवी के माध्यम से आज शाम को भी मैं कुछ गांव में जोड़ सकता हूं, कल भी मैं गांव में जोड़ सकता हूं, और हजारों गांव में हमारे नेता पूरे देश में घूम रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे वो आपका आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो। गुजरात में तो आपने देखा संजीव बालियान तो गए थे, किसानों ने हमें जिताया और जवाब दिया कि किसान भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजीत राय, देखा नहीं? अजीत राय जी जवाब दीजिए। मैडम ऐसा है कि कौन क्या कह रहा है इस बात को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। जो भाजपा कार्य समिति के सदस्य हैं और पूर्व विधायक रहे हैं राम इकबाल सिंह जी, वो अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने भरी मीटिंग में सबके सामने, जो कि मीडिया में भी ये खबर छपी है, उन्होंने साफ कहा कि पिछले 4 सालों में जो उत्तर प्रदेश में जो थाने हैं और तहसील हैं वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। ये बीजेपी के सीनियर नेता हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। यशवंत सिन्हा जी लगातार इनके खिलाफ आवाज उठाते रहे, जब इनकी कहीं आवाज नहीं सुनी गई तो वो जाके दूसरे दल की उन्होंने रुख कर लिया। पूरे प्रदेश में या देश में मैं कहूँ, चूंकि ये मुद्दा डिबेट जो हमारा एक उत्तर प्रदेश पर केंद्रित है, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा कि वहां कितने सारे विधायकों ने
जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो है शिकायत पहुंचाने का अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम किया था। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्थिति है जहां पूरा अपराधियों का पूरा बोलबाला है। बेरोजगारी की जो कोरोना महामारी के समय जो पीपीई किट घोटाला हुआ था वो एक अलग मुद्दा है, बेरोजगारी एक अलग सिर उठा रही है। किसानों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में अकेले गन्ना किसानों का ही मैं बताऊं आपको 8,447 करोड़ रुपए का बकाया है, सिर्फ गन्ना किसानों का। और जो फसल बीमा के नाम पे किस तरह से कंपनियां वहां धांधली कर रही हैं, किसानों को क्या मिल रहा है, ये पूरा प्रदेश जानता है। अभी ये बैंकों के कर्जे की बात कर रहे हैं, बैंक किस तरीके से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं कर्जा वसूली के लिए, और किस तरीके से कर्जा माफी के नाम पे किसी को 32 रुपए का, किसी को 12 रुपए का, किसी को 18 रुपए के चेक भेजे जा रहे हैं। ये किस तरीके से किसानी का अपमान किया जा रहा है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। और भर्तियों की क्या हाल है, रोजगार के क्या हाल है। 5 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे निम्न स्तर की, निचले स्तर की जो नियुक्तियां हो, ना कोई वैकेंसी आ पाती है, ना उसकी कोई प्रक्रिया पूरी हो पाती है। सिर्फ झूठे विज्ञापन देकर के, मुख्यमंत्री कार्यालय से झूठे विज्ञापन देकर के लेखपाल के चयन का दावा कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके जिस महिला को घर भी नहीं मिला है उसकी अखबार में अपने साथ फोटो लगा करके, विज्ञापन लगा के ये दावा कर देते हैं कि इसे घर मिल गया है। मैडम आप समझिए कि किस तरीके की, किस स्तर पर यहाँ पर झूठ इस सरकार में भर चुका है, किस स्तर की अव्यवस्था भर चुकी है। ये पूरा प्रदेश देख रहा है इस बात को, और सब लोग उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश की जनता इसका इंतजार कर रही है और समय आने पे जनता इनका माकूल जवाब देगी। खेमचंद शर्मा जी, देखिए जी, हमारे भी तो शायद राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं कि जिस बहन के घर में वो जाते हैं और खाना खाते हैं उनकी वो शुभ लेना ही भूल जाते हैं, उनके पास दोबारा नहीं जाते, ना कोई सहायता पहुंचती, ना कोई इनका नेता पहुंचता। हमने करोड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए। अगर आपने हिम्मत है संसद में सवाल पूछिए, संसद में आप इंफॉर्मेशन लीजिए, उठाइए। नहीं है क्योंकि आप आके झूठ बोलेंगे। पीएम हाउस से या पीएम ऑफिस से, लेकिन सर जिसकी फोटो निकलता आप अखबार में छपवाते हैं वो लेडी खुद सामने आके बोल रही है हमें कोई पक्का मकान नहीं मिला, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं आपको करोड़ों की संख्या में मकान बने हुए गिनाना और हकीकत देखिए कुछ और सामने आ रही है, एक्सेप्ट करिए। हकीकत ही है मैडम, हकीकत है। आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। आरोप का तो जवाब दे रहे हैं। कोई त्रुटि यदि किसी ऑफिसर से हुई मैडम आरोप नहीं, ये तथ्य है, आपकी मीडिया दिखा रही है, तथ्य नहीं ले सकते। लेकिन देखिए अजीत राय जी कह रहे हैं सत्य है ये। करोड़ों की संख्या में घर बने हैं, लोगों को मिले हैं, और मैं आपको आज शाम को ही घर दिखा दूं कि ऐसे सैकड़ों लोगों को हमारे गांव में मिले हैं जिनके। लेकिन अच्छा बताइए उस गरीब महिला को क्यों नहीं मिला फिर घर, जिसकी फोटो अखबार में छपी थी? क्यों नहीं मिला, वो क्यों त्रुटि हुई, उसकी जांच होगी और वो अधिकारी जो रिस्पॉन्सिबल ऐसे बिना जांच के उसकी फोटो क्यों खिंच गई, अखबार में क्यों छप गई? सर सुन लीजिए, गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी बनाना और प्रोविजन करना। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, फंड का प्रोविजन किया, तेजी से काम हो इसका प्रोविजन किया, लेकिन डे टू डे वर्किंग का जो काम है वो ऑफिसर का काम होता है। अगर कोई ऑफिसर त्रुटि के लिए जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या मकान नहीं बने, आप ऐसा बताओ। ऐसा अगर होता तो कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के संसद को बंद कर देती। संसद में इनके किसी भी एमपी ने आज तक क्यों नहीं उठाया कि आपने 1 करोड़ मकान बोले या 2 करोड़ मकान बोले और वो नहीं बने? ऐसा मुद्दा होता तो इनके एमपी उठाते। जवाब देंगे क्योंकि मकान बने, लोगों को मिले। वैसे पीएम किसान के माध्यम से 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधा सीधा बेनिफिट पहुंच रहा है, सीधा लाभ पहुंच रहा है। वैसे ही आप देखेंगे बैंकों के थ्रू इतना लाभ पहुंच रहा है कि हाईवे के नीचे, हाईवे के ऊपर किसान बैठे हुए हैं। आज का ऋण मिल रहा है, किसान खुश है, किसान को किसी महाजन के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज किसान को किसी प्राकृतिक आप कह सकते हैं आपदा की वजह से घाटा होता है या उनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है, तुरंत उनको मुआवजा मिलता है और उचित मुआवजा मिलता है और किसान खुश है कि जितना उनका नुकसान हुआ उससे ज्यादा उनको मुआवजा मिला। ये सब मोदी जी की वजह से हो रहा है और किसानों को पता है। ये सब लोग मोदी जी के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि ये देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, किसानों को समृद्ध नहीं होना चाहते। किसान अगर समृद्ध हो गया तो इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। इन्होंने तो हमेशा से गरीबी बनाओ और गरीबी बढ़ाओ और राज करो, ऐसा इन्होंने किया। लेकिन आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गरीबों का मजाक उड़ा देते हैं, राशन को लेकर गरीबों का मजाक उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री बच्चे ज्यादा करते हैं राशन के लिए। खैर जो भी हो, अजीत राय जी उनके संदर्भ के विषय में या उनका जो एक प्रोस्पेक्ट था उस पर समझिए। किसी विषय को आप
सकते। आप दो शब्द उठा के आप चलाएंगे तो उससे बात हाँ, तो ये भी तो कहा है ना, कई कुंटल राशन लेकर ग्राहक को भी ले लेते हैं, भर लेते हैं, फिर उसके बाद बेचते हैं। क्या गरीबों का मजाक नहीं उड़ाया? ये नहीं कहा कि इतना उम्दा चावल तो कभी खाया नहीं होगा जितना सरकार ने दिया, और भी बताऊं क्या? नहीं, देखिए अगर उन्होंने कटाक्ष किया है तो 20 बच्चे पैदा करना भी हमारे देश में उचित तो है नहीं। हमारे देश में बहुत सारे करोड़ों भाई बहनों ने अपने परिवार को सीमित किया, अपने परिवार को उन्होंने 2 या 1 बच्चे तक लाए। तो जो 15 या 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उनको ठीक है, अजीत राय को ले लेते हैं, भी जरूरी है। रही बात मैडम सर, बस एक सेकंड, क्वालिटी का हमारे यहाँ पे उस प्रदेश में गरीबों को भोजन मिल रहा है, जो वितरण हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी क्वालिटी में नहीं तो यही है ना, एक तरफ भोजन बांटो, दूसरी तरफ मजाक उड़ा दो गरीबों का। हम ठीक है, किसी चीज को लेंगे तो हमें वो शायद गलत लग सकती है, लेकिन उसका जो पर्सपेक्ट यही था कि जो छोटे परिवार, खैर जो भी हो, अजीत राय, पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा, आप जवाब दे लीजिएगा प्रेमचंद शर्मा जी का। मैडम फातिमा जी, हाँ। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक लेखपाल की नियुक्ति का दावा किया गया था, जिस लेखपाल की नियुक्ति का विज्ञापन कभी सरकार लेकर के ही नहीं आई, और जब मामला ये मीडिया में आया तो उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, और वो जो तथाकथित लेखपाल थे वो नेपाल में दिखे, मीडिया ने उन्हें नेपाल में स्पॉट किया। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर विरोध है तो संसद में बोलते क्यों नहीं विपक्ष के लोग। आपको मैं आपके माध्यम से इन्हें और मैं भाजपा के मित्रों को याद दिला दूं कि जब कोरोना काल में पूरे देश को एकजुट होकर के लड़ने की जरूरत थी, तब कोरोना काल में आप 20 लाख करोड़ का एक जुमला पैकेज ले आते हैं जिसमें सबको उधार देने की बात होती है, लेकिन उसमें भी आप अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लाखों करोड़ रुपए ब्याज में माफ कर देते हैं। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान के कर्ज बोझ तले दुख के, उनके लिए आप कुछ नहीं करते हैं। और जब सदन में इस विधेयक को लाया गया तो जैसे ही पहली मीटिंग हुई, जब विपक्ष के लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे सदन में, तो किस तरीके से मार्शल लगवा करके विपक्ष के नेताओं को उठा करके सदन से बाहर करवाने का काम किया गया। जब मीडिया के साथी इस मुद्दे को उठाते हैं, तो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे जहां भाजपा शासित जहां भी राज्य हो, मीडिया कर्मियों पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। जो किसान आंदोलन को कवर करते हैं उन मीडिया के साथियों पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई आवाज उठाए तो कहां उठाए? सिर्फ बातें कह देने से, कोई भी बात आप कुछ भी कह दीजिए कि इतनी चीजें ये हो रही हैं, तो ऐसे जुमलों से, झूठे विज्ञापन से, दिखावटी हनक से और इस तरह की चीजों से, तानाशाही से आप लोकशाही को नहीं चला सकते हैं। जनता को आप उसको, उनके मुद्दों को आप दबा करके अधिक दिनों तक इस तरह की राजनीति आप नहीं कर सकते हैं। देर सवेर आपका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आएगा। उत्तराखंड के जो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, कभी वो महिलाओं के घुटने देखते हैं, कभी कहते हैं हम अमेरिका के 200 साल गुलाम रहे, कभी कहते हैं अगर इस देश में अगर किसी को सहायता चाहिए तो वो अधिक बच्चे पैदा करे। ये किस तरह की मानसिकता के लोग हैं? ये क्या, कौन सा विचार, ये कौन सी संविधान को इन्होंने पढ़ा है, कौन सी देश की संस्कृति को ये मानते हैं? ये जनता की समझ से परे है और इसीलिए समय आने पर जनता इंतजार कर रही है, इनका जवाब माकूल तरीके से देगी। लेकिन इन सब के बीच किसान का गुस्सा हो या फिर बेरोजगारी हो, ये मुद्दा आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा। विपक्ष को एक एक्टिव मोड में ला रहा है। मैडम, एक सीधी सी बात है, लोकतंत्र में फायदे या नुकसान की बात नहीं होती है। आप मुझे ये बताइए, चाहे वो बीजेपी के लोग विपक्ष में हो या आज हम कांग्रेस के लोग विपक्ष में हो, हमारा नैतिक दायित्व क्या है इस लोकतंत्र में? जनहित के मुद्दों को उठाना, और सरकार जब जो लोकतंत्र के तय पैमाने हैं संस्थाओं को एक एक करके पंगु बनाने का प्रयास करने लगे। जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही हो, चारों ओर बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई हो और जानबूझ करके एक एक करके सभी देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा हो, गिनती के चंद पूंजीपति लोगों को सारी की सारी देश के संसाधन और सुविधाओं को लुटाया जा रहा हो, ऐसे में फिर विपक्ष की राजनीति है क्या? अगर ऐसे मुद्दों पे, ऐसी चीजों पे विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो फिर उसकी राजनीति का मतलब क्या रह जाता है? और इसीलिए राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक एक सिपाही जनता के मुद्दों को लेकर के सड़कों पे हैं, चाहे वो अच्छा ये बताइए, यूपी में राहुल गांधी एक्टिव क्यों नहीं है? सुरक्षा के मुद्दे हों, और हम इन मुद्दों पर एक इंच भी जनता के हित के साथ हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लड़ते रहेंगे और इस तानाशाही सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। चलिए एक संक्षेप में मैं आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आखिर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी
विपक्ष के तौर पर एक्टिव क्यों नहीं है? मैडम, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी समय आने पे रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी हमारी वहाँ प्रभारी हैं और उनके नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अजय लल्लू जी, उनके नेतृत्व में आज जो है कांग्रेस का संगठन गांव-गांव, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर तक पहुंच चुका है। और नदी अधिकार यात्रा हो, चाहे गरीबों की आवाज उठाने की बात हो, चाहे जब भी हमारे बेटियों पर अत्याचार हो रहे हो, हाथरस जैसे मामले हो, उन्नाव के मामले हो, तो किस तरीके से राहुल जी, प्रियंका जी इस तानाशाही सरकार की दमन कुचक्रों के खिलाफ लड़ते हुए वहां आवाज उठाने पहुंचते हैं, न्याय मांगने के लिए पहुंचते हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। और जहां जिसे जो खड़ा होना चाहिए, हमारे नेता वहां खड़े हो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता प्रदेश की जनता के साथ उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और समय आने पर इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा और जनता की बेहतरी के लिए होगा, प्रदेश की बेहतरी के लिए होगा। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही। अजीत राय जी, आपका शुक्रिया। खेमचंद शर्मा जी, जो पहले उनका फोन कट गया, फिलहाल उनका भी शुक्रिया।